Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Weekly Wrap Up. So in this particular session, we are basically going to look at the most important news which we had covered in this particular month. Moreover, important announcement regarding this week's wrap up is that because on 13th and 14th there was a holiday on occasion of Holi. So all the important news which we otherwise have missed out for daily news analysis, we are going to cover today also. Okay, so starting from March of 9th till March of 15th, I would say March of 14, we are going to weekly wrap up this today. Okay, so let's start with the first news. So the first news was regarding ICC Champions Trophy, and I'm sure all of you are aware that India was the winner of this year's Champions Trophy. Then we did a lot of history of ICC Trophy also. For example, it was first introduced in 1998, but इसका original name was ICC Knockout Tournament. Then later on इसको rename करा गया था 2002 के अंदर में as ICC Champions Trophy. पहला एडिशन बांग्लादेश में हुआ था. Interestingly, जो चोकर्स माने जाते हैं आपके क्रिकेट के अंदर में साउथ अफ्रीका, they were the winners of the first one by defeating West Indies in the final. Okay, so this was regarding the history of it. Then we considered what is India's record in the ICC Champions Trophy. Interestingly, India is the most successful team when it's come to Champions Trophy. India has won this particular trophy 3 times. First time winning it along with Sri Lanka, they were joint winners because of rain. जो आपका जो 2002 वाला श्रीलंका में जो हुआ था वो धुल गया था, तो इस वजह से जॉइंट विनर्स इंडिया और श्रीलंका थे. देन उसके बाद 2013 में इंग्लैंड के अंदर में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, एंड दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें इंडिया ने जीता था अंडर महेंद्र सिंह धोनी. एंड देन 2025 जो आपका अभी पाकिस्तान में होस्ट किया गया था, बट आई एम श्योर यू मस्ट नो दिस कि पाकिस्तान was the host of this particular Champions Trophy, but इंडिया के जितने भी मैचेस थे वो दुबई में होस्ट करे गए थे because India actually said no to playing in Pakistan. Okay, so India won the Champions Trophy after defeating New Zealand. Important question जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द फाइनल कौन था, तो वो आपको पता होना चाहिए. मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था वो आपको पता होना चाहिए. सो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर. होस्ट कंट्री की बात करें जाए पाकिस्तान, 9th एडिशन इट वाज. फॉर्मेट क्या होता है, वेरी इजी, यू नो इट कि वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में होता है विच इज बेसिकली 50 ओवर फॉर्मेट. पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट तक जो टॉप 8 आईसीसी रैंक टीम्स होती हैं वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं. ज्यादातर जो मैचेस थे मैचेस आपकी कराची, लाहौर, रावलपिंडी में हुए थे. इंडिया के सारे मैचेस दुबई के अंदर में होस्टेड थे. फाइनल के अंदर में दुबई के अंदर में फाइनल हुआ था. सो दैट्स व्हाई जब तक इंडिया का डिसाइड नहीं हुआ था कि इंडिया अगर फाइनल में जाती तो मैचेस दुबई में होते, नहीं तो वो इन वन ऑफ दीज कराची, लाहौर या रावलपिंडी में से एक जगह होते. बट बिकॉज इंडिया वाज इन द फाइनल्स ऑलरेडी, तो इस वजह से जो फाइनल था वो दुबई के अंदर में होस्ट किया गया. रोहित शर्मा वाज द मैन ऑफ द फाइनल बिकॉज ऑफ हिज फैबुलस इनिंग्स ऑफ 76 रन्स इन द फाइनल, जो सबसे एंड में जाकर सबसे क्रूशियल साबित हुई. इसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम द अपोजिशन टीम, जो आपके फाइनल में टीम थी न्यूजीलैंड, उसके रचिन रविंद्रन जो थे, ही वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर हिज फैबुलस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट. तो दिस वाज रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज जो हमने कवर करी थी, इट वाज रिगार्डिंग द मणिपुर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट. सो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे थोड़ा सा कुछ पिछले 2 महीने से जब से प्रेसिडेंट रूल लगाए थोड़ा बहुत वहां पे शांति हुआ था. फिर उसके बाद में जब चीजों को ओपन अप करना स्टार्ट किया, मार्केट्स वर स्टार्टेड टू ओपन अप, नेशनल हाईवेज वर गोइंग टू बी ओपन अप, तो वहां पे जो कुकी ज़ूमी कम्युनिटी थी विच इज वन ऑफ द कम्युनिटी इन्वॉल्व इन द वायलेंस रिसेंटली, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर सामने आए और उन्होंने वापस से नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया. उन्होंने बोला कि जब तक हम प्रॉपर पीसफुल सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, सारे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल, बिकॉज अदरवाइज सब जो ये चीजें हुई हैं सब इनको भूल जाएंगे एंड थिंग्स वुड रिटर्न टू हाउ इट वाज बिफोर द प्रोटेस्ट स्टार्टेड. तो इसलिए दे हैव अगेन ब्लॉक्ड द नेशनल हाईवेज. अभी जो हम मार्च 14 की जो न्यूज भी कवर करेंगे अदरवाइज होली वाली, उसके अंदर में भी हम इसको करेंगे कि अब जो है ये पर्टिकुलर नेशनल हाईवे का ब्लॉकेट है, इसको ओपन अप कर दिया गया है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, विच इज द मेन नेशनल हाईवे जो यहाँ पे मणिपुर को कनेक्ट करता है विद रेस्ट ऑफ इंडिया, इट इज नेशनल हाईवे नंबर 2. नेशनल हाईवे नंबर 2. अब आपके लिए एक सिंपल सा टास्क है कि इंडिया के अंदर में नेशनल हाईवे 1 जो है वो कहां से कहां है. ओके, सो रिसेंटली कुछ साल पहले नेशनल हाईवे को कैसे हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं और कौन कौन से थे, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी था या आपका सिलचर टू पोरबंदर था, इनको नेशनल हाईवे इस टाइप से बनाया गया था. बट अब आपको बताना है कि करंटली नेशनल हाईवे 1 कौन सा है और इंडिया में टोटल डेजिग्नेटेड टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं.
तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। लेट्स सी कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते नहीं कर पाते। तो इस न्यूज को जो हमने कवर करा था, हमने मणिपुर के बेसिक्स, फॉर एग्जांपल एज सिंपल एज कि मणिपुर की बॉर्डर किससे आपकी शेयर होती है, किन स्टेट से होती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी है वो किस स्टेट से होती है। एंड वी हैव डिस्कस दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली कि म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर टच होने से जो अभी का इशू कितना हुआ था, बिकॉज जो कुकी जोमी ट्राइब है, जो मेती और कुकी के बीच में ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट चल रहा था, कुकी जोमी ट्राइब जो है इसके रिलेशन से, इस पर्टिकुलर ट्राइब के रिलेशन म्यांमार की चिन कम्युनिटी जो है उसके साथ में है। तो इस वजह से जब ये पर्टिकुलर वायलेंस हुआ, सो दिस कुकी जोमी कम्युनिटी जो है इट स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द चिन कम्युनिटी आल्सो, तो उन्होंने भी यहां पे उसको सपोर्ट किया था। Okay, so मणिपुर का ongoing conflict है. We have discussed all of this already. So just for your reference, if you want to read it, just pause the video, just read these particular side. You would able to get the understanding. Okay, तो ये हमने डिस्कस किया था पूरा का पूरा। नेक्स्ट पे आते हैं, देन वी डिस्कस वन स्पेसिफिक आर्टिकल बिकॉज इट वाज आल्सो योर इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो उससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल आपका मार्च ऑफ 9th को ही कवर किया था, विच इज बेसिकली कि कैसे इंडिया की जो पॉलिसीज हैं दिस इज हेल्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज को डिस्कस किया गया था, एंड मोर ओवर उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इंपैक्ट रहा है उसको भी हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट particular government policy which we discussed was the Swachh Bharat Abhiyan, आपका Clean India Mission। इसमें we have discussed कि earlier there was issue of toilets in rural areas specifically, and within under the Swachh Bharat Abhiyan जो main हमारा objective था, it was to make all the villages open defecation free by 2019, October 2nd 2019 तक हमें open defecation free villages create करने थे। so वो हम अचीव कर पाए थे। उससे क्या हुआ था, women की जो sanitation needs थी, women के जो ये सारी टॉयलेट हाइजीनिक नीड्स थी, उनको हमने फुलफिल करने में हेल्प करा था, एंड दिस इज बेनिफिटेड अ लॉट। मोर ओवर वी अंडर द स्वच्छ भारत अभियान आल्सो वी हैड अ टारगेट टू क्रिएट टॉयलेट्स इन स्कूल्स आल्सो, तो उससे जो आपका ड्रॉप आउट रेट था वुमेन का या गर्ल्स का आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला था। नेक्स्ट वो जल जीवन मिशन। सो मेनी पीपल वुड डोंट अंडरस्टैंड कि जल जीवन मिशन जो है वो कैसे स्पेसिफिकली पुअर वुमेन के अंदर में या रूरल वुमेन की लाइफ में चेंजेस ला सकता है। तो अगर आपके घर में टैप वाटर कनेक्टिविटी नहीं होती है, देन यू आर टू सपोज टू देन द वुमेन ऑफ द हाउसहोल्ड आर सपोज टू गेट वाटर फ्रॉम समवेयर एल्स। बट जब हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया तो हर किसी वुमेन को घर में ही टैप वाटर कनेक्टिविटी मिल गई, जिससे उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो उसमें टाइम वो स्पेंड करती थी, अपनी एनर्जी स्पेंड करती थी पानी को लाने ले जाने में, वो वहां पे हमने बचाना स्टार्ट किया, एंड इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। सो डायरेक्टली तो ये इंपैक्ट हो ही गया। उसके अलावा बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी फीमेल जो काम कर रही है वो इंक्रीज हुआ स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के अंदर में। रूरल एरियाज के अंदर में फ्रॉम 24% टू 41%, डबल हो गया है करीब करीब में, स्पेसिफिकली इन बिहार एंड झारखंड। सो यू कैन सी हियर कि इस टाइप के जो मिशंस होते हैं वो कैसे आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली आपके एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस वाली फील्ड की बात करी जाए, सो देयर आर सर्टेन स्कीम्स जो स्पेसिफिकली वुमेन्स को कैटर करती हैं, जैसे आपका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है जहां पे हमने वुमेन्स स्पेसिफिक पॉलिसीज को ड्राफ्ट किया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्टैंड अप इंडिया स्कीम है आपका जो SC STs एंड प्लस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहां पे टारगेट करता है। तो उसने भी अराउंड 53,609 करोड़ के जो लोन्स हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग SC ST वुमेन, एंड वुमेन फॉर्म्स द मेजर चंक ऑफ दोस रिसिपिएंट। ओके, तो इस तरीके से आपके इसने करा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके अंदर भी अराउंड 32 लाख करोड़ रुपीस के जो लोन्स है वो सैंक्शन करे गए, जिसमें 68% आर वुमेन। सो इट्स अ बिग नंबर। अगर डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हो तो प्रोग्राम्स लाइक भारत नेट एंड PM वाणी, जहां पे कहीं ना कहीं हम हमारा जो इंटरनेट एक्सेस है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज। इसने भी जो वुमेन है उसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करा है। सो नाउ वुमेन इवन इन रूरल एरियाज हैव एक्सेस टू नॉलेज, हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विच इज हैपनिंग वर्ल्ड ओवर। ओके, तो ये हो जाएगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंटली जेम पोर्टल जो है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके अंदर में भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक कोटा जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा है। सो इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसको कुछ भी खरीदना होता है तो उस पोर्टल पे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको मेंशन करती है। और यहां पे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड कराया है कि कुछ पर्टिकुलर हर किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें से कुछ शेयर हम रिजर्व रखेंगे फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उन्हीं कंपनी से या उन्हीं पर्टिकुलर फैक्ट्री से हम सामान खरीदेंगे जो वुमेन रन है। ओके, तो इस तरीके से भी वुमेन को हेल्प करने की कोशिश
करके वेरी इंपॉर्टेंटली कि हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, हमने यहाँ पे सोशल सोसाइटी की बात कर ली, हमने व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स, तो थर्ड जो स्पीयर है वो पॉलिटिक्स हो जाएगा। एंड वेरी रिसेंटली हमने नारी शक्ति अधिनियम लेकर आए हैं, हम हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था उसके अंदर में हम 33% रिजर्वेशन जो है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोवाइड करेंगे। व्हाई नॉट इन पंचायत म्युनिसिपैलिटीज, बिकॉज पंचायत म्युनिसिपैलिटीज में हम 1992 ऑनवर्ड्स जब से हमने 72nd 73rd आपके अमेंडमेंट्स करे हैं उस बेसिस पे हम रिजर्वेशन एक्चुअली पहले से ही प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका हमें रिजल्ट दिखने को मिल चुका है कि रिजर्वेशन तो पंचायत म्युनिसिपैलिटीज में बाय लॉ 33% ही है, बट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती इलेक्शंस नाउ इज अराउंड 46%। तो दिस इज अ वेरी गुड नंबर। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, तो इट हैज बीन प्रूव्ड बाय स्टडी आल्सो एंड यू कैन सी बाय एक्सपीरियंस आल्सो। पुराने कोई भी अगर आप कोई भी आप ऐसे केस स्टडीज निकाल के देखेंगे वुमेन लीडर्स के, तो यू वुड सी कि जब भी किसी कंट्री में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी पंचायत में, किसी भी म्युनिसिपैलिटी में अगर वुमेन लीडर्स जो होती है वो लीड करना स्टार्ट करती हैं तो फोकस जो होता है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सेफ्टी की तरफ मूव करता है, बिकॉज वुमेन अंडरस्टैंड कि जो कॉमन पब्लिक है, जो घर में जो वुमेन्स है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनका जो फोकस होता है इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पब्लिक सेफ्टी। इसके अलावा व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन स्टेम, हमने इसको भी डिस्कस करा था स्पोर्ट्स में, ग्लोबल रिकॉग्निशन में, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स मैथमेटिक्स, तो ये हमने अलग से भी फरवरी 8 की मार्च ऑफ 8 का अगर आप यहाँ पे या 7th का अगर आप हिंदू एनालिसिस देखेंगे तो उसमें हमने स्टेम का क्या फोकस होता है उस पर हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करा था। तो यस, यहाँ पे द गुड एक गुड डेटा टू शोकेस इंडियाज प्रोग्रेस विद रिगार्ड टू वुमेन इन साइंसेस कि 40% ऑफ जो वुमेन ग्रेजुएट्स है वर्ल्ड ओवर वो इंडिया की हैं, जो वुमेन्स हैं। अगर वुमेन्स का कोटा देखा जाए तो 43% आर स्टेम ग्रेजुएट्स इन इंडिया ओनली। ओके, वुमेन जो है वो बाकी सिर्फ बहुत सारे फील्ड्स के अंदर में आप कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका जो मार्स मिशन था उसमें इट वाज मोर और लेस वुमेन लेड टीम ओनली, मेजरली जो जितने भी जो उसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो वुमेन थे आपके। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स में, साइंस के अंदर में डिफरेंट कैटेगरीज में वुमेन ने अपना रोल शोकेस करा है। ओके, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज वाज रिगार्डिंग की सेंटर अवेट्स प्रोस्पेक्टिव नेम्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स बी अपॉइंटेड एज एड हॉक जजेस, तो इसको भी हमने डिस्कस करा था। आपका आर्टिकल 224A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर में एड हॉक जजेस, एड हॉक का मतलब होता है टेम्पररी, एड हॉक जजेस को अपॉइंट करने की हमने यहाँ पे पावर प्रोवाइड करी हुई है टू द प्रेसिडेंट, बट उसके अंदर में एक प्रोसीजर फॉलो होता है। एंड प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसका काम है, वैसे तो हाई कोर्ट जजेस है बट हाई कोर्ट कॉलेजियम का काम है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको नेम्स फॉरवर्ड करना, उसको ये नाम फॉरवर्ड करेगी लॉ मिनिस्ट्री, उनको गो थ्रू करेगी रिटायर्ड जजेस के नाम को, फिर ये आगे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को फॉरवर्ड होंगे एंड उसके बाद ये जब यहां से अप्रूव हो जाएंगे देन इट वुड डायरेक्टली गो टू द प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल देता है। अब यहां पे इशू ये हो रहा है कि हाई कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री को अब तक नेम्स फॉरवर्ड नहीं करे हैं, तो जो आगे का प्रोसीजर है वो आपका फॉलो नहीं हो सकता है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई देयर इज अ डिले, बिकॉज हाई कोर्ट ने जो एक्सपेक्टेड जजेस हैं, जो उनको एक्सपेक्टेड हैं कि जिनको बनाना चाहिए, उनके नाम लॉ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड नहीं करे हैं, इस वजह से डिले है। सो लेट्स सी कि जब ये नाम फॉरवर्ड होंगे तो आगे का प्रोसीजर होगा, बिकॉज एड हॉक जजेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एड हॉक जजेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि 20% से ज्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए एंड देयर शुड बी हाई बैकलॉग। तो हाई बैकलॉग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, हाई बैकलॉग का, बट 20% से ज्यादा वैकेंसी होनी चाहिए, वो कंडीशन भी फुलफिल्ड है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को भी रिमूव कर दिया है, तो कंडीशन फुलफिल्ड है, गवर्नमेंट हैज एग्रीड फॉर एड हॉक जजेस, बट जब तक हाई कोर्ट यहां पे नाम आइडेंटिफाई करके नहीं भेजेगा आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। एंड दिस वाज दिस न्यूज ओनली। आगे मूव करते हैं। व्हाट डज एनईपी 2020 स्टेट अबाउट लैंग्वेजेस? सो द कंटेक्स्ट इज बेसिकली तमिलनाडु डिनायल टू बेसिकली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज पॉलिसी व्हिच इज गिवन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। सो इस कंटेक्स्ट में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ही पूरा डिस्कस कर लिया था। सो सबसे इंपॉर्टेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपके 2020 में आई है, इट इज द 3rd पॉलिसी। एंड इफ यू रिमेंबर उस टाइम में हमने डिस्कस भी करा था कि कौन कौन सी, इससे पहले 2 पॉलिसीज और आ चुकी हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करती है, इससे पहले एक और पॉलिसी आई है। सो यू टेल मी कि इंडिया की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी आर नॉट डिस्कसिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिफोर 1986 कब आई थी? तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, इट वाज क्रिएटेड, इट वाज फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर, फ्रेम्ड बाय अ पर्टिकुलर कमिटी व्हिच वाज लेड बाय के कस्तूरी रंगन। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हमने की फीचर्स डिस्कस करे थे, जिसमें
सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा चेंज हुआ है, इट वाज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सो जो हम 10+2 सिस्टम बोलते हैं, 10th क्लास प्लस 2 सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, उसकी जगह अब हम 5+3+3+4 पे आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट 5 इयर्स तो फाउंडेशनल स्टडीज के लिए, फाउंडेशनल बेसिस बनाने के लिए होंगे। नेक्स्ट 3 ईयर वुड बी प्रिपरेटरी क्लासेस होंगे, एंड नेक्स्ट 3 ईयर आपके मिडिल स्टेजेस होंगी, मिडिल सेकेंडरी स्टेज होगी, और आपकी जो लास्ट 4 क्लासेस 9th 10th 11th 12th दीज आर गोइंग टू बी द सेकेंडरी सीनियर क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस या 11th 12th सेकेंडरी सीनियर, तो इनको आप सेकेंडरी क्लासेस बोलेंगे। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गैप, मतलब आफ्टर फर्स्ट 8 इयर्स, उसके बाद से आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अर्लियर इट वाज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट अब जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं, 8 इयर्स के बाद तब की स्टार्ट करने की बात चल रही है। सो दिस इज अ बिग चेंज कि जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया इसके अंदर में। इसके अलावा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी आपके स्कूल्स और कॉलेज, नॉट स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी होंगे जो स्पेसिफिकली लेट्स से आपके सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्टर को या एक ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन को कैटर करते हैं, जैसे कि आपके जो एनएलयूज हैं सिर्फ वो लॉ पढ़ाते हैं, तो देयर इज अ टारगेट कि बाय 2040 जितने भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी वो सब मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, यानी कि देयर वुड नॉट बी अ सिंगल या देयर वुड नॉट बी अ यूनिवर्सिटी जो सिर्फ और सिर्फ आपको इंजीनियरिंग करा रही है, सिर्फ आपको मेडिकल करा रही है। एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर में देयर वुड बी अ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल्सो, देयर वुड बी अ कॉमर्स कॉलेज ऑल्सो, देयर वुड बी अ मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, देयर वुड बी अ लॉ स्ट्रीम ऑल्सो। तो यहाँ पे सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के लिए यहाँ पे करा जाएगा। जितने भी सिंगल स्ट्रीम कॉलेजेस सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से नाता रखते हैं, उन सबको फेज आउट करने की बात है। वेरी इंपॉर्टेंटली देयर वुड बी मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस, क्रेडिट सिस्टम लाने की बात है। सो लेट्स से कि अगर आप 5 इयर्स का लॉ कोर्स करते हैं एंड यू आफ्टर 3 इयर्स यू रियलाइज कि यू डोंट वांट टू परस्यू लॉ एनी फॉरवर्ड, तो आपने जितनी पढ़ाई करी है, जितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी है, लेट्स से आपने BA LLB करना था, आपने BA के अंदर में इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आप उस पर्टिकुलर बेसिस पे किसी और यूनिवर्सिटी में आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर में मास्टर्स कर सकते हो, बिकॉज आपका ग्रेजुएशन वहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस का यहां पे क्राइटेरिया भी आपको अवेलेबल होगा। स्किल बेस्ड लर्निंग, बेसिकली वोकेशनल स्किल्स के ऊपर पे फोकस करने की बात है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जितने भी आपके ये जो हायर कॉलेजेस एडमिशंस हैं वो सब आपको एडमिशन मिलेगा थ्रू अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देयर वुड बी अ सिंगल एग्जाम फॉर ऑल द कॉलेजेस डिपेंडिंग ऑन कि जो पर्टिकुलर स्ट्रीम आप लेना चाहते हो उसी बेसिस पे, और एनटी उनको कंडक्ट कराएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर क्रिएट कराए, परख करके जो है स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हर कोई स्टूडेंट का जो एक परख पोर्टल पे एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाएगा, और उस पे जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको आप एक्चुअल में कैसे मेजर करना है, किन किन क्राइटेरिया पे मेजर करना है, वो आप वहां पे कर पाएंगे। एंड देयर इज अ पुश फॉर डिजिटल एजुकेशन आल्सो। Okay, now let's talk about specific of the dispute or the issue which was happening between government of India and Tamil Nadu state. It is basically language policy. तो आपका जो NEP 2020 है, it talks about promoting 3 languages पे यहाँ पे वर्क करने की बात है। एंड उसके अंदर में रिक्वायरमेंट इज कि एक कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, बट 2 लैंग्वेजेस नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए, मतलब 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। सो लेट्स से नॉर्थ इंडिया में आप हिंदी रख सकते हैं, प्लस आप संस्कृत रख सकते हैं, या कोई भी इंडियन लैंग्वेज, वो तमिल भी हो सकती है, एक राजस्थान या दिल्ली की स्कूल के अंदर में वो कन्नड़ हो सकती है, वो नॉर्थ ईस्ट की कोई लैंग्वेज हो सकती है, बट 2 नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। तीसरी लैंग्वेज इज यूजुअली इंग्लिश, बट आप चाहो तो कोई फ्रेंच या जर्मन या कुछ और भी कर सकते हैं, बट बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 2 आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हिंदी, थर्ड लैंग्वेज यू कैन चूज। तमिलनाडु जो है वो चाहता है कि देयर शुड ओनली बी 2 लैंग्वेजेस, बिकॉज यहां पे उसको 3 लैंग्वेज के फॉर्मूले का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखता है। इन केस कोई स्कूल कॉलेज चाहता है तो देयर शुड बी फुल फ्रीडम टू दो स्कूल कॉलेजेस जो वहां पे स्कूल्स जो वहां पे लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं। लेट्स से इफ आई वांट टू टीच तमिल इंग्लिश एंड लेट्स से आई वांट थर्ड लैंग्वेज शुड बी जर्मन, देन आई शुड हैव द फ्रीडम टू डू सो। दे वांट कि हमारे ऊपर एनईपी को इंपोज नहीं किया जाए, एंड इसी के ऊपर पे सारा इश्यू हो रहा है। बट एनईपी जो है इट स्ट्रांगली रिकमेंड्स कि आपके एटलीस्ट ग्रेड 5 तक मदर टंग में आपकी स्टडीज को कराना है, इफ पॉसिबल ग्रेड 8 तक भी आपको मदर टंग या लोकल लैंग्वेज के अंदर में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। एंड देयर इज साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट कि जो आपकी कैचिंग कैपेसिटी होती है, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, वो मदर टंग के अंदर में नॉन कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं आप जल्दी लर्न करते हो अगर मदर टंग में आपको पढ़ाया जाए। ओके, देन 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है ये आपको समझा दिए गए। प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, दिस इज समथिंग व्हिच आल्सो एनईपी प्रमोट्स, जिसके अंदर में जो हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करी है, उसके अलावा पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, दीज आर द अदर 3
languages which are promoted under the national education policy. These are also your classical languages. So Ministry of Culture की जो classical language है वो ऊपर वाली 6 है, और NEP के अंदर में this 6 plus this 3 पाली, प्राकृत एंड पर्शियन ये आपकी 9 क्लासिकल लैंग्वेज है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करी है वो ऊपर की सिर्फ 6 है. ओके, दीज आर द 6 क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एनईपी के अंदर में ये 6 भी हैं प्लस दीज 3 पाली, प्राकृत एंड पर्शियन. पाली और प्राकृत इंडिया की एंशिएंट लैंग्वेज है. पर्शियन इज बेसिकली फारसी या जो आपकी मिडिल ईस्ट की जो लैंग्वेज है, आपकी ईरान की जो लैंग्वेज है. उर्दू जहां से निकल के आती है. उर्दू इज बेसिकली इंडियन, बट जहां से उर्दू जो है, उर्दू इज अ मिक्स ऑफ, यू कैन कॉल इट संस्कृत एंड योर पर्शियन लैंग्वेजेस. तो वहां से पाली, पर्शियन और जो प्राकृत है ये भी आपके क्लासिकल लैंग्वेज एनईपी के अंदर में काउंट होती है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं माधव नेशनल पार्क बिकम्स इंडियाज 50th टाइगर रिजर्व. सो आपका जो माधव नेशनल पार्क है, विच इज द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपका 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है. तो टाइगर रिजर्व जो होते हैं, दीज आर बेसिकली टू प्रमोट प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. 58 हो चुके हैं. पहला मैंने इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने आपसे वहां क्वेश्चन पूछा था कि पहला टाइगर रिजर्व इंडिया का क्या था. तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एबल टू आंसर इट, और यहां पे वो आई थिंक लिखा हुआ भी है, तो उसको हमने डिस्कस किया था. So now total 50 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं आपके इंडिया के अंदर में. all of them are basically declared under Wildlife Protection Act of 1972. But remember, जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, कंजर्वेशन रिजर्व्स हो, टाइगर रिजर्व्स हो, all of them are basically declared by the state government only. So remember this particular point. It is not the national government or the central government. It is the state government जो आपके नेशनल पार्क्स को, इन सबको डिक्लेयर करती है. ओके, सो दिस इज सम डिटेल्स अबाउट. सबसे ज्यादा टाइगर्स आपके मध्य प्रदेश में ही है, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स भी आपके मध्य प्रदेश में ही है. नेक्स्ट वाज हेंटा वायरस. तो हेंटा वायरस इज वन वायरस जो अभी आपके, जिसके केसेस आपके फॉरेन कंट्रीज में फाउंड हो रहे थे. तो उसका इट्स अ रोडेंट बेस्ड वायरस होता है. ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है. रोडेंट से ही आपके ह्यूमंस को कॉज होता है. तो इट इज बेसिकली अ जूनोटिक डिजीज. तो इसको भी हमने डिस्कस करा था, टाइप ऑफ डिजीज एक्सेट्रा. ओके, देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई इसकी आपने वैक्सीन बनाई है, ना ही इसकी कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इस पर्टिकुलर डिजीज को लेकर. नेक्स्ट पे आते हैं लिमिटिंग अरेस्ट पावर अंडर सीजीएसटी एंड कस्टम्स एक्ट. तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, राधिका अग्रवाल वर्सेस ऑफ इंडिया. इसने क्या करा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर में या ईडी के पास में जो अरेस्ट की पावर है, उस पे जो लिमिटेशंस लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, वो पर्टिकुलर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो कंडीशंस हैं, वो अब सीजीएसटी ऑफिशियल्स एज वेल एज कस्टम्स ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में भी अब लगना स्टार्ट हो जाएंगी. विच मींस कि अगर कोई अरेस्ट करता है सीजीएसटी ऑफिशियल या आपका कस्टम ऑफिशियल, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको भी ये सारे कंसिडरेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कि अगर अरेस्ट करना है तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजन फॉर इट. मटेरियल इन पोजेशन होना चाहिए. मतलब कि अगर मैं अरेस्ट कर रहा हूं सीजीएसटी या कस्टम एक्ट के थ्रू, लेट्स से कि कोई ड्रग्स लेकर अगर इंडिया में एंटर कर रहा है, तो आई शुड बी हैविंग, या दैट पर्सन शुड बी हैविंग मटेरियल इन पोजेशन, जिस बेसिस पे वो एक्शन ले रहा है. सेकंड इज देयर शुड बी रीजंस टू बिलीव. इट शुड नॉट बी ऑन द whims and fancies. There should be reason to believe, which should be based on the possession, which should be based on material evidence, या जो material उस बेसिस पे होना चाहिए. Third is there should be grounds of arrest, और वो grounds of arrest आपको बताने पड़ेंगे. And moreover आपको मजिस्ट्रेट के पास में 24 आवर्स में जो रिक्वायरमेंट होती है पुलिस के लिए भी, वो ही सेम रिक्वायरमेंट अब इन सब ऑफिशियल्स को भी फुलफिल करनी पड़ेगी. एंड एट द सेम टाइम जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं, जो लॉयर्स हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको इन्फॉर्म करना भी उसका मटेरियल राइट होगा. सो दीज आर समथिंग व्हिच हैव बीन इंपोज्ड ऑन देम. आगे मूव करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली सिप्री की जो रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट जो आपके हर साल रिपोर्ट निकाल के लाती है रिगार्डिंग की वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर्टर कौन है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं. एंड इंटरेस्टिंगली आफ्टर सो मेनी इयर्स देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, अगर पिछले 5 साल की साइकिल देखी जाए, सो इट इज नॉट इंडिया फॉर अ चेंज, बट इट इज यूक्रेन जो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है. एंड एज यूजुअल वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इज यूएसए ओनली. बस यहां पे चेंज क्या हुआ है कि यूएसए इंडिया को, बाकी सब कंट्री को कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट्स अभी हो रहे हैं दैट आर गोइंग टू यूक्रेन ओनली. ओके, तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं. नंबर 1 वो हो चुका है. सेकंड नंबर पे इंडिया है, वो विच इज अ चेंज आफ्टर सो मेनी इयर्स. बहुत सालों के बाद इंडिया जो है वो फर्स्ट से सेकंड पे आया है. ओके,
यूरोपियन आर्म्स इंपोर्ट इंक्रीज हुए। अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के इस टाइम में लार्जेस्ट जो इंपोर्टर है वो रशिया ही है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम रशिया से ही करते हैं। सेकंड नंबर पे फ्रांस है। रफाल डील जो थी उस वजह से फ्रांस सेकंड के ऊपर पे। बट अगर फ्रांस की बात करी जाए तो इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के हिसाब से, ये फ्रांस की नजर से देखेंगे तो इंडिया उसका सबसे बड़ा आर्म्स ट्रेड पार्टनर हो गया है। और अगर हम ट्रेड पार्टनर की बात करी जाए, आर्म्स या डिफेंस पार्टनर की बात करी जाए, रशिया इज स्टिल द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। बट लुक एट द चेंज इन द इंपोर्ट लेवल। 55% था 2015-19 लेवल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो सिर्फ 36% रह चुका है। फ्रांस का, यूएस का, इजराइल का जो शेयर है डिफेंस के इंपोर्ट में इंडिया के, वो इंक्रीज हो रहा है। रशिया का यहां पे डिक्रीज हो रहा है। अनदर रीजन कि रशिया का डिक्रीज इसलिए भी हो रहा है बिकॉज रशिया जो है खुद के आर्म्स को अभी यूटिलाइज कर रहा है, तो रशिया के पास में एक्सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है। तो ये कुछ डेटा है जो चेंज है, बाकी डेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, व्हाई मॉरिशियस मैटर। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ही हैड विजिटेड मॉरिशियस, और यहां पे मॉरिशियस के इंपॉर्टेंस को लेकर हमने डिस्कस करा था, क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर विजिट अभी तक चल रही थी, तो इसलिए इस पर्टिकुलर वीक में 2-3 बार इस टॉपिक के अंदर में हमने डिस्कशंस करे हैं। हिस्टोरिकल टाइज, व्हाई योर मॉरिशियस इज इंपॉर्टेंट। एक तो इंडियन ओशन के अंदर में इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। एनीवे, मॉरिशियस हैज 70% इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन, सो मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन वर बेसिकली most of these people actually migrated to Mauritius during the British time. Britishers वहां पे plantations करते थे, तो उनको as a laborer वहां पे लेकर गए थे। Later on they became the origin population of that particular country. Indians were brought to Mauritius during French and British rule, so this is also mentioned. Mahatma Gandhi visited it in 1901 and where education, political empowerment, इन सब बारे में उन्होंने वहां पे उन्होंने कुछ वहां पे स्पीचेस प्रोवाइड करी थी। मॉरिशियस का नेशनल डे इस मार्च 12 जो कमेमोरेट करता है गांधी के दांडी मार्च को, तो ये भी हमने करा था। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री 1948 के अंदर में ही हमने यहां पे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए थे। मॉरिशियस गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1968 एंड हैज बीन लेड मेनली बाय रामगुलम एंड जुगुनाथ फैमिलीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिलीज हैं। अभी द फैमिलीज नवीन रामगुलम जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं आपके मॉरिशियस के, तो उनके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। की एरियाज ऑफ फोकस की किन किन पे हमने डिस्कस करा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट मॉरिशियस बिकॉज इंडियन ओशन में लोकेटेड है, तो डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी हो जाएगा, इंफ्रा स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हो गया, इंडियाज रोल एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ट्रेड एंड इकोनॉमी, डेवलपमेंट, स्पेस, और इन सब चीजों पे हमने वहां पे डिस्कशन करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली जो टीबी मुक्त अभियान है उसको लेकर भी हमने यहाँ पे कुछ 6 लाख केसेस को रिकॉग्नाइज किया था, तो उस कंटेक्स्ट में हमने टीबी मुक्त अभियान को करा था। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये था कि कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं टू बेसिकली कंफर्म पॉजिटिव केसेस, तो वो केस है NAAT नाट केस, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो कि टीबी के वेरिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज नथिंग न्यू इंफॉर्मेशन हियर कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की कैपिटल है टीबी केसेस को लेकर के लिए। सबसे ज्यादा केसेस टीबी के इंडिया में ही रिपोर्ट होते हैं। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी जो है वो भी इंडिया के अंदर में ही है। ऑल्दो वी हैव दिस ईयर्स ओनली वाज द टारगेट ईयर जिसके अंदर में हम यहाँ पे केस रिडक्शन, मोर्टेलिटी रिडक्शन करना चाहते थे। लेट्स सी इसको अगर हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बट दिस इज समथिंग विच वी आर प्लानिंग टू डू। Next was this particular article was discussed where we basically discussed कि what are the dangers of delimitation. So अगर delimitation होता है, what is delimitation? Delimitation is कि redrawing of boundaries, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो different आपकी states हैं या different constituencies हैं उसके अंदर में different MPs को यहाँ पे distribute करा जाएगा। And the issue is कि पिछले 50-60 साल के अंदर में नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, साउथ इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो अगर सीट का बंटवारा पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है तो उस वजह से यहाँ पे नॉर्थ की स्टेट्स की सीट्स इंक्रीज होंगी, साउथ की स्टेट्स की सीट जो हैं वो डिक्रीज होंगी। इसलिए डीलिमिटेशन पे इशू हो रहा है। अब डीलिमिटेशन के बारे में यहाँ प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन कि आर्टिकल 82 जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है, 81-82 प्रोवाइड करते हैं कि लोकसभा के अंदर में और स्पेसिफिकली आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में भी अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स आपका यहाँ पे रेगुलरली हर सेंसस के बाद हर 10 ईयर्स में डीलिमिटेशन होना चाहिए, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है 1 वोट 1 वैल्यू का वो आपका रह सके। अब इशू क्या हो चुका है, बिकॉज डीलिमिटेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हो चुकी है। देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसपे 1 करोड़ लोगों पे या 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख लोगों के ऊपर पे एक MP रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहीं पे पॉपुलेशन सिर्फ 10 लाख है, 7 लाख है, वहां पर भी एक MP कर रहा है। यानी एक MP एक जगह पे 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जगह पे 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयर इज अ वेरी मच रिक्वायरमेंट कि हम इसको वापस से डीलिमिटेशन करें, बट
बट द इशू इज कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिलिमिटेशन करा जाता है तो साउथ स्टेट्स को यहाँ पे सीट्स का रिडक्शन होगा और नॉर्थ स्टेट्स को या उतनी इंक्रीज नहीं होगी, और नॉर्थ स्टेट्स का जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा नंबर पे होगा, विच मींस पार्लियामेंट के अंदर में जो नॉर्थ की स्टेट्स को जीतेगा दे आर गोइंग टू रूल द गवर्नमेंट। तो इस वजह से दे आर बेसिकली क्वेश्चनिंग दिस पर्टिकुलर डिलिमिटेशन। हिस्ट्री बताई हुई है 1976 से पहले की, जो आपने हर साल आपने करी थी। 71 के बाद 76 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट से आपने नंबर ऑफ सीट्स पे फ्रीज लगाया था। 2001 में आपने फिर से डिलिमिटेशन तो करा था, रीड्रॉ तो करी थी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तो करा था, बट नंबर ऑफ सीट जो है उनको आपने चेंज नहीं करा था। एंड देन वी व्हाट वी डिसाइडेड कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उस बेसिस पे करेंगे। तो नाउ द टाइम हैज अराइव एंड नाउ द सदर्न स्टेट्स आर अगेन आस्किंग कि इसके ऊपर पे 30 इयर्स का फिर से आप एक स्टेटस को इंपोज कर दीजिए। लेट्स अगेन गो थ्रू डिलिमिटेशन आफ्टर 30 इयर्स। दे डू नॉट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ डिलिमिटेशन, बट लेट्स सी कि किस तरीके से करा जाता है। तो कुछ डिटेल है कि अगर करा जाता है तो करीब करीब कैसा इंपैक्ट होगा। ये एक सिर्फ आपका आइडिया लगाया जा रहा है कि करीब 888 सीट्स हो जाएंगी, हैज ओनली 88 सीट्स। तो इसी बेसिस पे करीब करीब वो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है वो इसी बेसिस पे डिजाइन करी गई है कि अगर डिलिमिटेशन होता है जो सीट्स में इंक्रीज होगा उनको हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस लाइकली आउटसाइड मोस्ट पोलर रीजन एज वेल चंद्रयान 3 डेटा। तो चंद्रयान 3 मिशन था वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल मिशन ऑफ इंडियाज इसरोस, और उसकी एक नई डिस्कवरी आई है कि जो वाटर आइस है, अर्लियर इट वाज नोन कि सिर्फ पोलर एरियाज में वाटर आइस अवेलेबल है, बट नाउ जो चंद्रयान का आपका ये चेस करके जो आपका जो इक्विपमेंट है इसने नहीं आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि आउटसाइड पोलर रीजन भी आपका वाटर माइट भी अवेलेबल। तो यहां पे ये एक नई डिस्कवरी चंद्रयान 3 की है जिसको हमने डिस्कस करा था। चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में भी यहां पे इंफॉर्मेशन आपको बताई हुई है। नेक्स्ट इज आफ्टर रिजर्व बैंक एंड सेबी गवर्नमेंट किक्स ऑफ सर्च फॉर न्यू एडाई चीफ। सो अभी रिसेंटली हमने आरबीआई के नए गवर्नर को अपॉइंट किया है, सेबी के अंदर में नए चेयरमैन को अपॉइंट करा है। सो वेरी सिंपली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेंशन दोस नेम्स इन द कमेंट बॉक्स कि हु इज द न्यू आरबीआई गवर्नर, हु इज द न्यू सेबी चीफ। एंड अब हम एडा जो आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है उसकी भी हम यहां पर एक नए पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। लाइकली कैंडिडेट्स के नाम है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी ओल्डर देन 60 years, preferred candidate should have 30 years of relevant experience, so not a small experience, very high level of experience आपका होना चाहिए इंश्योरेंस के फील्ड में if you want to become the chairman of Insurance Regulatory Development Authority, and you should not be older than 63 years of age. Terms and salary क्या है? Chairperson term will be governed by ADA Act. जो ADA Act में term provided है that is going to be the term limit for the ADA chairman, and उसकी एज लिमिट जो है वो 65 years है। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग एडा के बारे में। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हेड ऑफिस, रिमेंबर इसका हेड ऑफिस दिल्ली नहीं है, हैदराबाद है। तो ये बिकॉज दिल्ली नहीं है इसलिए आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर हेड ऑफिस ऑल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मर सेंट्रल बैंकर कार्नी टू लीड कनाडा फेसेस ट्रम्प टैरिफ्स एंड पोल्स। तो यहां पे देयर इज अ चेंज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, नॉट ड्यूरिंग इलेक्शंस बट बिफोर इलेक्शंस। यहां पे जो आपके जस्टिन ट्रूडो हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने रिजाइन करते उनकी पॉलिटिकल पार्टी से ही मार्क कैनरी हैज बीन मेड एज द न्यू कनाडास न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे अब उनको चेंज किया गया है। सो जस्टिन ट्रूडो के टाइम में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में बहुत सारे इश्यूज थे, कनाडा और यूएस के रिलेशंस में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि यहां पे जो मार्क कैनरी हैं ही इज गोइंग टू ब्रिंग सम चेंज। तो उनका एक बायोडेटा बताया हुआ है, यूजुअली ये नहीं आता, बट आई वुड से दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी रेयर कि यू वुड सी कि कोई प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास में मल्टीपल कंट्रीज की सिटीजनशिप प्रोवाइडेड हो। फॉर एग्जांपल ये सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, यूके एंड आयरलैंड, बट अगेन बिकॉज ही इज बिकम कनाडास प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने यूके और आयरिश जो उनकी सिटीजनशिप है उसको यहाँ पे उसको रिनाउंस कर दिया, उसको वहां पे खत्म कर दिया है। तो नाउ ही इज ओनली अ कनाडा सिटीजन। तो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डज इंडिया अलाउ डुअल सिटीजनशिप? तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डज इंडिया अलाउ डुअल सिटीजनशिप? इफ यू थिंक यस देन राइट यस इंडिया हैज डुअल सिटीजनशिप, और राइट नो इंडिया डज नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप। इसको भी हम कभी और डिस्कस भी करेंगे। ओके, हाँ, इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज, तो आपकी वेरी फेमस धर्म गार्जियन करके आपकी एक्सरसाइज होती है। इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान जो आपकी इनिशिएट हो चुकी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बलूचिस्तान के अंदर में एक आपका ट्रेन को जो था हाईजैक किया गया था। मैनी सिविलियंस वर किल्ड इन दैट पर्टिकुलर ट्रेन हाईजैकिंग, बट लेटर ऑन अब वो सारे के सारे जो सिविलियंस हैं बाकी उनको फ्री कर दिया गया है। अराउंड 16-17 मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, तो अब वो फ्री हैं। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हमने बलूचिस्तान
बलूचिस्तान का इश्यू को डिस्कस किया था। यू कैन सी हियर द मैप आल्सो, मैप बहुत हेल्पफुल रहता है टू रिमेंबर एग्जैक्टली कि कहां पे क्या है। तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर टच करता है, साउथ में अरेबियन सी है, बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा है, 5 स्टेट्स है वहां पे, जिसमें से एक सबसे बड़ी जो स्टेट है बलूचिस्तान है, बट सबसे स्पार्सली पॉपुलेटेड आपकी वो स्टेट हो जाएगी। जफार एक्सप्रेस वाज द नेम ऑफ द ट्रेन जिसको यहां पे हाईजैक किया गया था। बलूचिस्तान के इश्यूज क्या हैं, तो बलूचिस्तान वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश इंडिया। 1948 में इट वाज टेकन अप बाय द पाकिस्तान स्टेट, उसने इसको यहां पे कर लिया था। की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, यूनाइटेड बलूच आर्मीज, जो डिफरेंट आपके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आपके नेशनलिस्ट ग्रुप हैं बलूचिस्तान के। पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड योर आर्मी इज अनदर स्टेक होल्डर। चाइना इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बिकॉज उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है आपके यहाँ पे। ग्वादर एक पोर्ट है जो बलूचिस्तान के अरेबियन सी पे डेवलप करा जा रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वहां पे आपका फेस हो जाएगा अरेबियन सी के अंदर में। ओके तो यहां पे चाइना इज इंपॉर्टेंट, आयरन अफगानिस्तान बिकॉज बॉर्डर टच करते हैं, एंड देयर आर ऑलवेज एलिगेशन कि उनको बलूच के जो आपके मिलिटेंट्स हैं उनको ये कंट्रीज सपोर्ट करते। रीजन क्या है, दे बिलीव, बलूच लीडर्स बिलीव कि देयर इज अ पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, देयर इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑल्दो इट इज रिसोर्स रिच, जो बट लोकल पॉपुलेशन उसको कोई यहां पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देयर हैव बीन कंटिन्यूअस एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, एक्सट्राजुडिशियल किलिंग्स, फोर्स डिसअपीयरेंस, ऑल ऑफ दीज आर वेरी कॉमन इन द बलूच एरियाज। देयर इज rights of militancy, and obviously there is a geostrategic importance also because of the Gwadar port. So these are the reason. Next पे आता है यूक्रेन agrees to a 30-day ceasefire with Russia during talks with senior US official. इसके अंदर में अब प्रोग्रेस ये हो चुकी है कि रशिया भी एग्री कर चुका है इस 30-day ceasefire के लिए ऑन वन कंडीशन जो उन्होंने अभी बताई नहीं है, तो विद टाइम वो उसको जब बताएंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यूक्रेन को हमने डिस्कस किया था, दिस वाज द क्रीमिया रीजन जो 2014 में रशिया ने ऑक्यूपाई किया था, और जो आपको ये लाइट कलर रीजन दिख रहा है दिस इज द डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन, डोनबास रीजन बोला जाता है इसको, जहां पे अभी एक्चुअल में फाइटिंग चल रही है, एंड दिस इज द रीजन जो रशिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है यहां पे। तो अभी सऊदी अरेबिया जेडा के अंदर में यहां पे आपका मीडिएशन करा गया था बिटवीन यूक्रेन और यूएस, जिसमें ये सीज फायर का एग्रीमेंट करा गया है। उसके अलावा देयर इज अ मिनरल डील आल्सो जो यूक्रेन और यूएस के बीच में साइन करी गई है, बट ये जो पर्टिकुलर डील है इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सीज फायर ओनली। ओके सो लेट्स सी कि इसको किस तरीके से करा जाता है। नेक्स्ट इज कि इसके बाद में ईसी जो है आपका, इफ यू रिमेंबर, डबल वोटर आईडी कार्ड का इशू यहां पे रेज हुआ था, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करी है। सो वी डिस्कस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो, आर्टिकल 324 के अंदर में आपका ईसीआई को बनाया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, 6 इलेक्शंस हैं जो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंडक्ट कराने होते हैं। कंपोजिशन क्या है, देयर इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये कंपोजिशन होता है। एपिक वोटर आईडी कार्ड 93 में इनिशिएट हुआ था आपका, और तब से हमने 1 वोट 1 वैल्यू हो, कोई वोटर फ्रॉड ना हो पाए, इसलिए हमने फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स करे थे। बट द इशू इज कि यहां पे कोई एक नेशनल डेटाबेस नहीं होने की वजह से कई बार सेम वोटर नंबर की बेसिस पे, सेम एपिक नंबर के बेसिस पे भी मल्टीपल कार्ड्स या दो कार्ड्स यहां पे इशू करे गए, जिससे वोटर फ्रॉड और डुप्लिसिटी का जो इशू है वो रेस होता है। तो दिस इज समथिंग जो वेस्ट बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस ने एंड महाराष्ट्र के अंदर में आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहां पे एलिगेशंस लगाए थे कि यहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वोटर फ्रॉड हैपनिंग आल्सो। ओके नेक्स्ट, न्यू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल यहां पे इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में, तो उस कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था। 4 जो ये आपके प्री इंडिपेंडेंस, एक इसमें 2000 का है, बाकी 3 आपके प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, उनको ये रिप्लेस करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास में करंट टाइम के हिसाब से जो इमिग्रेशन का लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। दीज आर प्री इंडिपेंडेंट लॉ जिसके बेसिस पे आज भी हम इमिग्रेशन और फॉरेनर्स के इश्यूज को डील कर रहे थे, और अब इन पर्टिकुलर लॉस के बेसिस पे हम इमिग्रेशन के रूल्स को यहां पे टाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं। की प्रोविजन क्या है, पहला की प्रोविजन है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो फॉरेनर्स पे हमने इंपोज कर दिया गया है कि जो पर्सन है वो फॉरेनर है या नहीं है, ये उस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन नेशनल जो पहले से होता था एफआरआरओ में, अब जो आपका प्राइवेट होस्ट होगा उसको भी इन्फॉर्म करना जरूरी है टू द एफआरआरओ ऑफिस। फॉरेन विजिटर्स, कोई भी यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई फॉरेनर आता है तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को भी उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस करे जा रहे हैं, पेनल्टी इंक्रीज करी जा रही है, कैरियर्स के ऊपर भी
अब हमने पेनल्टी इंपोज करनी है। अगर इन केस कोई फॉरेनर इलीगली इंडिया में एंटर करता है तो उसको डिपोर्ट करने का जो कॉस्ट है वो जो एयरलाइन है या शिप है जिससे वो आया है वो बेयर करेगा। ग्राउंड्स फॉर डिनायल ऑफ एंट्री या आपका स्टे, तो यहाँ पे फॉरेनर जो है उनको जो एंट्री है उसको यहाँ पे अब रोका जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड फॉरेन रिलेशन। तो ये ग्राउंड हमने स्पेसिफिकली करा है। पेनल्टी जो है वो बहुत कम थी, उनको हमने यहाँ पे इंक्रीज करा है। इलीगल एंट्री के लिए इंप्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स, फ्रॉड फॉर्जरी में इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 to 7 इयर्स, ओवरस्टेइंग करा जाता है तो इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स या फाइन अप टू 3 lakhs तक का करा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं भारती एयरटेल टू ब्रिंग स्टारलिंक। तो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम जो है विच इज अ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसएक्स ऑफ एलोन मस्क। भारती एयरटेल एंड नाउ वी ऑलरेडी नो दिस कि जियो भी अब इसमें एंटर हो चुका है। तो दोनों कंपनी स्टारलिंक सर्विसेज अब इंडिया में प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, प्रोवाइडेड कि इसको रेगुलेटरी क्लियरेंस मिल जाता है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता ये डील आपकी फ्रूटफुल नहीं होगी। जब भी होती है स्टारलिंक सर्विस इंटरनेट बेस्ड सर्विस जो एक लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट सर्विस है उसके थ्रू आपके डिफरेंट रीजन्स में ये सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं एक्स फिलिपिन प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटेर्टे हैज बीन हेल्ड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो द हाग नीदरलैंड्स में सिचुएटेड है और जो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है फॉर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ क्राइम्स। जैसे अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कोई कमिट करता है, क्राइम ऑफ अग्रेशन कोई कमिट करता है, जीनोसाइड करता है या वॉर क्राइम करता है, ये 4 सिचुएशन में अगर कोई कंट्री उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेती है तो आईसीसी के अंदर में उसके जो मेंबर नेशन है, मेंबर नेशंस कौन है, जो रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी हैं 1998 के, उन कंट्रीज के मेंबर्स के ऊपर पे या उन कंट्रीज में करे हुए एलिगेशंस पे आईसीसी जुरिडिक्शन कर सकता है। सो रोड्रिगो डुटेर्टे के अगेंस्ट में उनके जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो उस टाइम में ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए जो एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग करी थी उसको आईसीसी ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना है और नाउ ही हैज बीन नाउ ट्रांसपोर्टेड टू नीदरलैंड्स टू फेस जस्टिस इन फ्रंट ऑफ आईसीसी। तो यहां पे ये पर्टिकुलर केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई सो? फिलिपिन ने या उन रोड्रिगो डुटेर्टे ने आईसीसी की जो मेंबरशिप है, फिलिपिन वाज अ मेंबर ऑफ आईसीसी तो इसलिए जुरिडिक्शन था। 2019 में वो पर्टिकुलर मेंबरशिप से उन्होंने फिलिपींस को निकाल लिया था। हाउएवर आईसीसी सेड कि ये पर्टिकुलर क्राइम से बिफोर 2019 कमिट करे गए थे, उस टाइम में फिलिपिन वाज अ मेंबर तो इसलिए आईसीसी का जुरिडिक्शन वहां पे अप्लाई होगा। तो उस बेसिस पे आईसीसी जो है इनके अगेंस्ट में एक्शंस ले रही है। नेक्स्ट पे आते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली IQ एयर एक स्विस कंपनी है, एक स्विस आपकी कंपनी है जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालती है और उसके अंदर में अगेन नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस बट इंडिया की जो सिटीज हैं आउट ऑफ द टॉप 10 इंडिया हैज 6 cities in the top 10 of this particular list and around 13 cities out of the top 20 और वर्ल्ड की सबसे जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है बिरिनहाट। सो देयर इज अ चेंज, सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इंडिया में ही, असम मेघालय बॉर्डर में। नो वन कि नॉर्थ ईस्ट की किसी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के अंदर में किसी सिटी के अंदर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन लेवल मिलेगा, बट बिरिनहाट जो असम मेघालय बॉर्डर पे एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्रियल टाउन, वहां पे जो एयर क्वालिटी है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वर्स्ट है, नॉट इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वर्स्ट एयर क्वालिटी बिरिनहाट में पाई गई है। दिल्ली इज नॉट वेरी फार बिहाइंड, दिल्ली इज एक्चुअली सेकंड इन दिस लिस्ट, जिसमें सेकंड दिल्ली जो है सबसे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है एंड सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है जो आपकी एग्जिस्ट करती है। नॉट अ गुड आउटकम फॉर इंडिया, ऑल्दो इंडिया की जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें देयर इज अ रिडक्शन बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। 54,750 माइक्रोग्राम हुए हैं। WHO का लेवल है, WHO PM 2.5 का लेवल मानता है 5 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से नहीं, यानी विच मींस इट इज स्टिल 10 टाइम्स मोर इन केस ऑफ इंडिया एंड 6 इंडियन सिटीज आउट ऑफ 10 आर इन दिस पर्टिकुलर स्टैट्स। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, स्टबल बर्निंग, व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया। अगर वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज की बात करी जाए, चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो एंड फाइनली इंडिया। थोड़ा सा यहां पे थोड़ा इश्यू हो गया बट 5 सिटीज में इंडिया इज 5th, चैड फर्स्ट है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कॉन्गो है, देन यू हैव इंडिया। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, COP30 होस्ट ब्राजील होस्ट फॉर क्लाइमेट टर्न अराउंड। तो आपका जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, 30th नंबर की जो कॉन्फ्रेंस है, इट इज बीइंग होस्टेड बाय ब्राजील। इस साल ब्राजील होस्ट करेगा एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्लाइमेट टर्न अराउंड। कैसे कि अब तक जो चेंजेस नहीं हुए हैं उन सब चेंजेस को आज हम कोशिश करेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए। वन ऑफ द थिंग विच ब्राजील वांट्स टू डू इज कि COP21 से 29 के जितने भी लीडर्स हैं दे शुड गैदर टुगेदर एंड सम
somehow try to find solutions for the climate crisis which the world is facing। तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस करने के लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट COP30 को लेके, होस्ट कंट्रीज ब्राजील, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कौन है करंटली? आंद्रे अराना। आई टोल्ड यू कि सिर्फ इतना नाम याद कर लेना, इससे याद हो जाएगा। आंद्रे अराना इज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। इट इज पॉसिबल कि ईयर लॉन्ग में चेंज हो, बट यू शुड रिमेंबर हिम एज ऑफ नाउ। ओके, तो ये हो जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्राजील ऑल्सो। 1.3 ट्रिलियन का टारगेट था जो हम COP29 में अचीव नहीं कर पाए। नाउ ब्राजील इज थिंकिंग कि शायद यहां पे इसमें कुछ यहां पे हम कुछ ब्रेक थ्रू यहां पे अचीव कर पाए 1.3 ट्रिलियन को लेके। एक क्लाइमेट स्टॉक टेक कि हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, अभी क्लाइमेट का क्या सिचुएशन है, दैट इज ड्यू इन 2028, बट एक इंटरिम आपका स्टॉक टेक अभी ब्राजील करना चाहता है सो दैट वी आर अवेयर कि यहां पे क्या एग्जिस्टेंस है। सर्कल ऑफ रेसिलियंस इनिशिएटिव, जिसके अंदर में COP21 से 29 के लीडर्स को यहां पे बुलाने की बात है। इसके अलावा UNFCCC के बाद अलावा 2 और कन्वेंशन है, एक डेजर्टिफिकेशन का, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है। उनके भी जो आपके लीडर्स हैं, दे आर ऑल्सो, ब्राजील वांट्स कि दे शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। आगे मूव करते हैं। सो 13 और 14 बिकॉज ऑफ हॉलीडे जो कवर नहीं हुआ था, शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे। पहला है रिटेल इन्फ्लेशन जो है, इट इज एट 7th मंथ लॉ। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड आपका इन्फ्लेशन, और उसके अंदर में हम फूड कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं जो आपके ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अदर वन इज योर कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फ्यूल एंड फूड को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और द रीजन व्हाई रिटेल इन्फ्लेशन इज लो इज बिकॉज ऑफ योर लोअर फूड प्राइसेस। तो यहां पे एक आपको चार्ट भी दिया हुआ जिस बेसिस पे आप इसको देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इन मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर सेज फ्री ओपन एंड सिक्योर इंडियन ओशन प्रायोरिटी फॉर बोथ कंट्रीज। सो जो हमने वो स्लाइड करी थी वहां पे वही स्लाइड की इंफॉर्मेशन यहां भी इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज बेसिकली एम्फसाइजिंग और फोकसिंग टुवर्ड द सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और यहां पे जो फ्री ओपन एंड सिक्योर इंडियन ओशन की बात करी जा रही है, दैट द पॉइंटिंग इज ऑल्सो टुवर्ड्स चाइना, कि हम जैसे फ्री ओपन एंड सिक्योर पैसिफिक ओशन चाहते हैं, इंडो पैसिफिक चाहते हैं, इंडियन ओशन शुड बी free, open and secure. It is priority for both India and Mauritius, basically focusing or pointing towards China's steps towards getting more hold or more control over the Indian Ocean region. कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पे करते हैं यूएस टैरिफ्स ऑन एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट्स टेक इफेक्ट। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत टाइम से टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। टैरिफ इज बेसिकली कि जब भी कोई यूएस में इंपोर्ट करेगा तो उनपे इंपोर्ट टैक्स जो है वो रेसिप्रोसिटी बेसिस पे लगेगा, कि अगर वो कंट्रीज हम पे बहुत ज्यादा लगा रहे हैं तो हम भी बहुत लगाएंगे, जिसमें से एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर पे यूएस अब टैरिफ इंपोज करना स्टार्ट कर चुका है। तो इंडिया भी वहां पे इंपोर्ट करता है, यूरोप भी करता है, तो अब ये जो वहां पे एल्यूमिनियम और स्टील है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। यूजुअली कंट्रीज ऐसा क्यों करती हैं? बिकॉज जो डोमेस्टिक आपकी कंपनीज होती हैं वो कंपीट नहीं कर पाती हैं फॉरेन कंपनीज से। अगर उनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट कम हो तो वहां पे उन पर्टिकुलर कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने ये पर्टिकुलर एक्शन लिया है। और इस बेसिस पे यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा हो गया आपका और जापान हो गया आपका, साउथ कोरिया होगा, दे आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग अप सर्टेन काइंड ऑफ टैरिफ्स ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। स्पेसिफिकली मैक्सिको, कनाडा जो है आपकी जो यूरोपियन कंट्री, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिटेलिएशन ऑल्सो। तो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये न्यूज डिस्कस्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं, केयर नीडेड इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टू कीप पब्लिक फेथ अलाइव। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि बहुत ज्यादा केयर करने की रिक्वायरमेंट होती है जब भी कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम हो। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रॉन्ग बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्शन, बिकॉज मेनी पीपल लाइव्स डिपेंड ऑन इट। बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया की, यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन, जो इन रिक्रूटमेंट एग्जाम में अपना जो ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन है वो लगाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट है वो केयर रखे कि कुछ भी रॉन्ग डूइंग ना हो किसी एग्जाम में, पेपर आउट्स ना हो, पेपर लीक ना हो, सो दैट पब्लिक फेथ जो इन एग्जाम सिस्टम के अंदर पे, गवर्नमेंट के सिस्टम पे वो अलाइव रहे। अदरवाइज इट कैन लीड टू मेनी रॉन्ग कंक्लूजन्स आल्सो। तो यहां पे ये कुछ एडवाइस प्रोवाइड करिए, तो आई थॉट इसको भी कवर करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्लियामेंट्री पैनल आस्क्ड सेंटर टू स्पेंड मोर ऑन एग्रीकल्चर, रीनेम मिनिस्ट्री। सो आपकी जो एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी है, इट वाज हेडेड बाय योर चरणजीत सिंह चन्नी, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से एक रिकमेंडेशन तो था कि जो एमएसपी उसको लीगल गारंटी प्रोवाइड
करी जाए। एंड इट हैज ऑल्सो सेड कि एग्रीकल्चर के ऊपर पे एक्सपेंडिचर जो है, बजट एलोकेशन जो उनको इंक्रीज करना है, अभी 1% कुछ है, उसको 4% तक आपको इंक्रीज करना चाहिए। मिनिस्ट्री को रीनेम करने का भी रिकमेंडेशन दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड फार्म लेबरर्स वेलफेयर ऑल्सो। अब फार्म लेबरर्स कौन होते हैं? सो यू कैन बी समवन हु इज ओनिंग अ फार्म लैंड, बट हो सकता है कोई और आपके फार्म पे एज अ लेबरर फंक्शन कर रहा हो, तो उस फार्म लेबरर की वेलफेयर को लेकर भी आपकी जो गवर्नमेंट है उसको या मिनिस्ट्री को एक्टिव होना चाहिए। तो रीनेमिंग का यहां पे रिकमेंडेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कुकीज़ो ग्रुप एंड शटडाउन ऑफ मणिपुर नेशनल हाईवे। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इनिशियली, जो फर्स्ट था मार्च 9 के अराउंड वहां पे ब्लॉकेड करा गया था, और मार्च 14 को ये पर्टिकुलर ब्लॉकेड, होली के वाले दिन पे इस ब्लॉकेड को रिमूव कर दिया गया था। जो नेशनल हाईवेज हैं, एक तो है नेशनल हाईवे 2 और एक है नेशनल हाईवे 37। ये दो नेशनल हाईवेज हैं मणिपुर के, जो आपके बाकी स्टेट्स उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसको अब ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यूएन एक्यूजेस इजराइल ऑफ जीनोसाइडल एक्ट सेक्सुअल वायलेंस इन गाजा स्ट्रिप। तो यहां पे यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के अगेंस्ट में, बिकॉज अभी वहां पर भी आपका सीज फायर चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन जो है, बेनी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्टिव है। एंड जब वहां पे अब वो स्टडी कर रहे हैं, तो दे आर फाइंडिंग एविडेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, सिस्टमैटिक जीनोसाइडल केस अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, की वहां पे जो हॉस्पिटल से उनको टारगेट किया जा रहा है, सो दैट कि जो वहां पे जो यंग मदर्स हैं, उनके जो चाइल्ड्स हैं, उनकी समहाउ किसी रीजन से कुछ डेथ हो जाए, या वो प्रेगनेंसी जो है उसको कंसीव ना कर पाए। इस वजह से यहां पे यूएन ने एलिगेशंस लगाया है ऑफ कमिटिंग ऑफ जीनोसाइडल एक्ट बाय इजराइल। बट लेट्स सी कि यहां पे क्या होता है, बिकॉज इंटरनेशनल अफेयर्स में एक जो लाइन होती है, जिसकी लाठी उसकी बहस, उसी बेसिस पे सारे आपके डिसीजंस होते हैं। तो बिकॉज इजराइल को यूएस का सपोर्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस हो गए, आईसीसी, सारी जो बॉडीज हैं, दीज आर वेस्टर्न डोमिनेटेड आपकी बॉडीज, तो इसलिए इस पे कुछ जस्टिस मिल पाना, इट इज वेरी लॉन्ग थिंग टू आस्क, बट लेट्स सी इसके अंदर में क्या होता है। Okay, Tamil Nadu works for Tamil letter this instead of this symbol in state budget logo. So रुपी का सिंबल जो है तमिलनाडु ने वो यूटिलाइज करा है इस बार के स्टेट बजट में, रेदर देन रुपी सिंबल। तो यहाँ पे एक मैसेज सेंड करने की कोशिश है कि तमिलनाडु जो है वो हिंदी इंपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसके थ्रू कुछ यहाँ पे एक सिग्नल या यहाँ पे एक मैसेज सेंड करने की तमिलनाडु ने कुछ यहाँ पे कोशिश करी है। बट लेट्स सी, इसका और कोई मतलब नहीं है, बस जस्ट इट्स अ वन लाइन फॉर यू कि तमिलनाडु जो है या विच स्टेट हैज use a different symbol instead of rupee symbol for in its state budget logo also. Supreme Court says each vote has its own value and recount must not compromise ballot secrecy. So ballot secrecy जो है, आपने किस पर्सन ने किसको वोट दिया, this is a important principle of free and fair elections in India. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन केस अगर यहाँ पे रिकाउंटिंग भी होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी there should not be any compromise with ballot secrecy. रिकाउंटिंग होती है तो भी किसने किसको वेट दिया है, इस बेसिस पे आप यहाँ पे रिकाउंटिंग नहीं करोगे। The recounting should also be considered ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बैलेट सेक्रेसी। तो यहां पे ये मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंड किया है। फाइनली इसरो जो है उसने स्पेसएक्स सैटेलाइट, जो आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो इसरो ने कमिट करा था, तो उसमें दो सैटेलाइट से, एक टारगेट थी, चेजर थी, दोनों स्पेस के अंदर में एक दूसरे कनेक्ट करने वाली थी। उन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको अपना डॉकिंग भी करा था, जिसको बेसिकली कनेक्ट कहा जाता है, और अब वो पहले ही अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली अनडॉक भी कर चुके हैं, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। तो यहां पे दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। ओके, तो ये हो जाएगा इसरो वाला न्यूज। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द स्पेसिफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस फ्रॉम मार्च 9 मार्च 14। सिर्फ हमने स्पेसिफिक न्यूज के, हमने सारी ही न्यूज को यहाँ पे कवर कर लिया है। इन केस कोई न्यूज आपको मिस आउट लगती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में रखिए, किसी MIT सेशन में या अगले की डेली न्यूज में उसको भी कवर कर लिया जाएगा। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।